विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा हमारे रचनात्मक चिंतन एवं नूतन विचार की सभा होनी चाहिए, जिसमें उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित हो, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति हो, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प काम करे। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर मेरे पूर्वतन पीठासीन अधिकारी को भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता से इस सदन की दक्षता को, इसकी मर्यादा को, इसकी परंपरा को, इसकी गरिमा को प्रतिष्ठा देने का पूरा प्रयास किया। मुझे भी 5 वर्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में ये गौरव प्राप्त हुआ। मैंने कोशिश की कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। मुझे खुशी है कि सदन की प्रोडक्टिविटी भी उच्चतम रही और संसदीय परंपराओं और परिपाटियों का भी हमने उच्च प्रतिमान स्थापित किया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। माननीय सदस्यगण, संसद के इस नए भवन में कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए, ऐतिहासिक निर्णय भी हुए, जिसका वर्षों तक हम इंतजार कर रहे थे। महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक वो पारित हुआ और हमने उसको नेतृत्व में भागीदारी देने का निर्णय किया। उसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। ये वर्ष
हमारे संविधान निर्माण की यात्रा का 75 वर्ष है। मैं संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी मनीषियों को नमन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं से, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर प्रत्येक बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, चर्चा, संवाद कर कर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शक है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र हित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस दशक के अंदर संविधान दिवस मनाने की श्रेष्ठ परंपरा शुरू हुई। संविधान पर चर्चा हुई, डिबेट हुई और साथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों में सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि वह अपने अपने राज्य में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। सभी पक्षों के विचार यहाँ पर आने चाहिए। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधारा से चुनकर आते हैं, लेकिन विचारधाराओं के बाद भी देश सबसे सर्वोपरि है। मुझे आशा है कि अपने अपने दल की विचारधारा और जिन मुद्दों पर असहमति होगी, आप जोर से असहमति व्यक्त करेंगे। जहां पर आपको विधेयक पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते समय सुझाव देंगे, सरकार से भी अपेक्षा रहेगी मेरी कि उन सुझावों को शामिल करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। एक दल का व्यक्ति हो, उसको भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे, उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत, विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी
कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं कभी माननीय सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी ये चाहते हैं कि सदन की उच्च कोटि परंपरा प्रपाटियाँ लागू रहे। इसके लिए मुझे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरी इस 18वीं लोकसभा में अपेक्षा रहेगी कि हम सब लोग बहुत अच्छा संवाद करें, उच्च कोटि की संवाद करें, चर्चा करें। जैसा इस सदन की परंपरा रही है कि यहाँ पर उच्च कोटि की संवाद चर्चा हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके की चर्चा संवाद हो, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी कुलस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकसभा के महासचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं जो विचार आपने व्यक्त किए हैं हम सब मिलकर इस 18वीं लोकसभा की सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल से परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूं। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री, श्री मनोहर लाल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री और विद्युत मंत्री, श्री HD कुमारस्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री और इस्पात मंत्री, श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, श्री जीतन राम मांझी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री जुएल ओराम,
जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री किरेन रिजिजू जी संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम एवं रोजगार मंत्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खान मंत्री, श्री चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री, श्री सी आर पाटिल जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री राव इंद्रजीत सिंह स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थ साइंस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जादव प्रतापराव गणपतराव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री श्रीपद यशो नाइक विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती अनुप्रिया पटेल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रोफेसर SP सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे माइक्रो स्मॉल
एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री शांतनु ठाकुर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री। श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्विरोध विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन
तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। क्रूर और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया, क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं।
1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज ही के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं। ओम शांति। सभा की कार्रवाई दिनांक 27 जून 2024 को राष्ट्रपति के अभिभाषण की समाप्ति के आधे घंटे के पश्चात के लिए स्थगित की जाती है।